हेलो। डॉक्टर वीज़ की बुक से आगे आज जो कहानी हम बताने जा रहे हैं वो है रिश्ते नातों को लेकर। देखिए, हमारी ज़िंदगी में हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। हमारे रिश्ते बनते हैं, कुछ खट्टे, कुछ मीठे, कुछ अच्छे और बुरे। जिन लोगों के साथ हम भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं या प्यार से जुड़े होते हैं, हम चाहते हैं कि हर रिश्ते में, हर जन्म में वह इंसान हमें मिले या हमारी ज़िंदगी में आए। लेकिन जिन लोगों से हम बुरी यादों से जुड़े होते हैं, उन्हें हम चाहते हैं और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, इस इंसान को आगे कभी मेरी ज़िंदगी में मत भेजना, ना इस जन्म में और ना किसी आने वाले जन्म में। ये कैसे होता है? कैसे हम उन लोगों से मिलते हैं? देखिए, हमारे जन्मों में कौन हमें मिलेगा और कौन नहीं, ये सब हमारे ही ऊपर डिपेंड करता है, हमारे ही इमोशंस पे डिपेंड करता है। और दो आत्माओं को आपस में खींचने के लिए भारी इमोशंस जैसे गुस्सा, ईर्ष्या, नफ़रत और प्रेम, ये जब एक्सट्रीम होते हैं तो इस तरह के लोग हमारी लाइफ में आएंगे ही आएंगे। एक वो जिनसे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और हम चाहते हैं कि वो आएँ, और एक वो जिनसे हम बहुत ज़्यादा नफ़रत करते हैं। तो कहीं ना कहीं उस नफ़रत की वजह से हम उससे एक रिश्ता जोड़ लेते हैं और इसी वजह से हर जन्म में वो लोग हमें मिलते हैं। इसीलिए अगर किसी के लिए आप बहुत ज़्यादा प्यार महसूस करते हैं तो वो इंसान भी आपकी ज़िंदगी में लौट कर आएगा, और अगर किसी के लिए बहुत ज़्यादा नफ़रत, जलन या नेगेटिव इमोशंस आप फील करते हैं तो वो इंसान भी आपकी ज़िंदगी में आएगा। तब तक ये क्रम चलता रहेगा जब तक हम उन इमोशंस को बैलेंस करना नहीं सीख जाते। डॉक्टर कहते हैं कि हमारा परम लक्ष्य भले ही परमात्मा से एकाकार हो जाने का है, किंतु जब तक हम मनुष्य रूप में इस धरती पर हैं तब तक अन्य मनुष्यों से शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक जुड़ाव रखना हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। अपने जीवन के इस अति महत्वपूर्ण मसले को हम किस प्रकार संभालते हैं, उसी से हमारा भविष्य निर्धारित होता है। वो कहते हैं कि मैं एक ऐसी महिला को जानता हूँ जिसने अपना व्यस्क जीवन एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व के रूप में एक आश्रम में गुजारा, लेकिन उनकी शिकायत थी कि उनका ध्यान नहीं सकता। इसका कारण मैंने तब जाना जबकि मैं खुद ध्यान में था। उन्हें बाहर के संसार में जाने की ज़रूरत थी, विभिन्न रिश्ते नाते अपनाने की ज़रूरत थी, सुख दुख, हंसी खुशी, खोना पाना जैसी भावनाएं महसूस करने की ज़रूरत थी। अपनी तमाम आध्यात्मिकता के बावजूद उन्हें संसार में कुछ बेहद महत्वपूर्ण सबक सीखने की ज़रूरत थी। हम सभी विभिन्न प्रकार के संबंधों में बंधे हैं, व्यक्तिगत, परिवार, नाते, रिश्तेदारों से संबंध, आपके साथ, अपने साथ काम करने वालों से संबंध, बॉस, सहकर्मी, कर्मचारी, दोस्तों से संबंध, टीचर, स्टूडेंट्स, बहुत सारे संबंध। किंतु हम अब भी उनके साथ रिश्तों के महत्व से जुड़े सबक सीखने की ही प्रक्रिया में हैं, और इसीलिए हर जन्म में हम उन्हीं आत्माओं के संपर्क में आते हैं। संभव है कि इस जन्म में आपकी माँ पिछले जन्म कई और जन्मों में भी आपके साथ रही हो। संभव है कि अगले अगले जन्मों में आप उसकी माँ रही हों, और यह भी संभव है कि आप लोग माँ बच्चे के अतिरिक्त किसी और रिश्ते के माध्यम से जुड़े हों। अंततः हमें अपने सभी रिश्तों को उपचारित करने की आवश्यकता है, और इसके लिए हमें अपनी तमाम योग्यताएं, विशेषकर समानुभूति, करुणा, अहिंसा तथा प्रेम इस्तेमाल करना ज़रूरी है। संवाद किसी भी रिश्ते की बुनियाद होता है। सुचारू संवाद, अच्छे कम्युनिकेशन से उसके लिए जितना महत्व प्रेम और मुक्त हृदय का है, उतना ही सुरक्षा का भी है, क्योंकि यदि संवाद करना सुरक्षित नहीं होगा तो आप हरगिज़ नहीं करेंगे। हाल ही में एक महिला का उपचार डॉक्टर ने किया, और वह यह सोच सोच कर परेशान हुई जा रही थी कि जिस पारस्परिक निर्भरता वाले रिश्ते से वह बड़ी मुश्किलों से अभी अभी पीछा छुड़ा पाई है, वह असल में ख़त्म नहीं हुआ है। उसे इस बात का एहसास था कि वह व्यक्ति अगले किसी जन्म में लौट कर उसकी ज़िंदगी में आ सकता है।
उसने डॉक्टर से पूछा कि मैं भला किस तरह उसे वापस आने से रोकूं, मैं नहीं चाहती कि वह मेरी ज़िंदगी में वापस आए। उसका उत्तर यह है कि आपको यह सुनिश्चित करना ही होगा कि आपके भीतर ऐसा कुछ बाकी ना रहे जो कि उसे वापस खींचने का काम करे, जैसे गुस्सा, नफरत, हिंसा, उसके प्रति कोई भी नकारात्मक भावना। यदि आप किसी रिश्ते को प्रेम, करुणा, समानुभूति के साथ समाप्त करने में सफल रहते हैं तथा बदला, नफरत या फिर डर जैसी तमाम नकारात्मक अनुभूतियों को दिलो दिमाग से निकाल देते हैं, तो आप उस संबंध से मुक्त हो जाएंगे। यह चुनना आपके हाथ में है कि आप किसी व्यक्ति या व्यक्तियों से संबंध जारी रखना चाहते हैं या नहीं। आप केवल उन्हीं लोगों से संवाद का विकल्प चुनने के लिए स्वतंत्र हैं जिनके साथ आपको अच्छा लगता है, और भी बड़े अर्थों में कहें तो जिनसे आप प्रेम करते हैं। भविष्य में आप अपने कई प्रियजनों व जीवन साथियों से दोबारा जुड़ेंगे, क्योंकि आप सब आत्माओं में के एक परिवार की तरह काम कर रहे हैं। अन्य लोगों या कहें कि आत्माओं को आपके इस परिवार में शामिल होने के लिए अभी और प्रयास करना होगा। वही सारे सबक सीखने होंगे जो अब तक आपने सीखे हैं। वर्तमान जन्म में चल रहे संबंधों के सबसे मार्मिक उदाहरणों में से एक था ब्रूस, जो कि पिछले साल बहुत ही नाजुक हालत में डॉक्टर के पास आया था। उसके मुताबिक वह भयंकर मानसिक व्यग्रता, बेचैनी, आशंकित मनोदशा के इन लक्षणों से पीड़ित था: अनिद्रा, हृदय की बढ़ी हुई धड़कन, अचानक आने वाले गुस्से के दौरे और कभी कभी उठने वाली शराब की तलब। वह बहुत ही विलक्षण और अजीबोगरीब सा व्यक्ति था। वह समलैंगिक था। यहाँ पे वह एक निर्माता फ्रैंक के साथ रहा करता था, जो कि उससे 15 साल बड़ा था तथा मियामी के एक क्षेत्रीय रंगमंच से जुड़ाव रखता था। एक दौर था जब फ्रैंक का करियर बहुत अच्छा था और बहुत ऊंचाइयों पे था, लेकिन लगातार मिलने वाली कुछ असफलताओं ने उसकी प्रतिष्ठा और उसकी आय दोनों को कम कर दिया, और इसी वजह से एक हंसते हंसाते और खुश रहने वाले फ्रैंक की बजाय वह एक खट्टे मन का ऐसा व्यक्ति बन गया जो अपनी तमाम निराशा और कुंठा सार्वजनिक अपमान के रूप में ब्रूस के ऊपर निकालता था। धीरे धीरे वे दोनों न सिर्फ अकेले में बल्कि सार्वजनिक रूप से भी एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते देखे जाने लगे। हालांकि उन दोनों में से कोई भी उस संबंध को ख़त्म करने के इच्छुक नहीं था। ब्रूस एक कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर था और उन दोनों की मुलाकात तब हुई जबकि फ्रैंक ने उसे अपनी एक निर्माणाधीन फिल्म के लिए अनुबंधित किया था। जल्दी ही उनके बीच एक अच्छा रिश्ता बना और वो साथ रहने लगे। ब्रूस कहता है कि उसके इस बिहेव के बावजूद भी मैं उससे प्यार करता हूँ। डॉक्टर को ये भी बताया कि उसे एड्स है और उसके पेट में अल्सर है। उसने कहा कि उसके पेट पर एक बचपन से ही एक ऐसा घाव है जहाँ पर अचानक ही खून बहना शुरू हो जाता है। वह जगह एकदम से लाल हो जाती है और उसके बाद बूंद बूंद करके खून रिसने लगता है। डॉक्टर से चेकअप भी कराया गया, लेकिन कैंसर की कोई पुष्टि नहीं हुई। उन्हें समझ नहीं आया कि उसके साथ ऐसा क्यों होता है। जब डॉक्टर ने ब्रूस से पूछा कि क्या उसके माता पिता को उसके समलैंगिक होने का पता है, तो उसने कहा कि शुरुआत में कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया और वो मुझे प्यार करते हैं। लेकिन मेरा भाई मुझसे नफ़रत करता है और मैं भी उससे बहुत नफ़रत करता हूँ। वो एक नामी गिरामी व्यक्ति है, बहुत पैसे वाला है, और उसने मुझे यहाँ तक कहा कि किसी को पता न लगे कि तुम मेरे भाई हो, और मैं उससे बहुत नफ़रत करता हूँ। मैं नहीं जानता, लेकिन जब मैं उसे देखता हूँ तो बस मेरा गुस्से के दौर शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर ने जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी यूज़ किया तो ब्रूस ने अपने आप को प्राचीन मिस्र में पाया, जहाँ वह फ़राहो के शासनकाल में था। एक इंजीनियर था। फ़राहो अपनी शक्ति और महानता का बखान करने वाले मंदिर और महल बनवाने का इच्छुक रहता था, और आज भी पहले भी मंदिर बनाए गए हैं, किंतु वह चाहता था कि इस बार उन्हें इतने भव्य रूप में बनाया जाए जिसके बारे में किसी ने स्वप्न में भी ना सोचा हो। वह उसके लिए अपनी पूरी संपत्ति लगाने को तैयार था। वह हर व्यवस्था करने को तैयार था। वह हजारों व्यक्ति मजदूर देने के लिए तैयार था। लेकिन फ़राहो ने कुछ बेहद कड़े आदेश भी जारी किए थे कि देवालय का निर्माण 7 वर्षों में तथा खंभों की पंक्तियों का
उसके 3 वर्ष के बाद पूरा होना था। सबसे अच्छी किस्म का संगमरमर ही लगाया जाए, सबसे मजबूत पत्थर ही उपयोग किया जाए। हमें यह सुनिश्चित करने को कहा गया था कि जब यह निर्माण पूरा हो तो वह उसकी महिमा और उसकी शान को हमेशा हमेशा के लिए चांद चांद लगा दे। ब्रूस काफ़ी अच्छा और नामी इंजीनियर था, इसीलिए वह कहता है कि मैं फराहो से मिल भी चुका हूँ, जो कि एक बहुत बड़ी बात थी। काम बहुत मुश्किल था। पत्थरों और संगमरमर को एक जगह से दूसरी जगह पर लाने ले जाने में कई तरह की व्यवहारिक दिक्कतें थी, लेकिन फिर भी फराहो अपनी तमाम दौलत खर्च कर उस आपूर्ति को पूरा करना चाहता था। लेकिन अड़चन एक और थी, फराहो का भाई। उसने कहा कि मैं उससे मिला हूँ, लेकिन वह एक बहुत ही चाटुकार व्यक्ति है जो बस दूसरों के मामले में टांग अड़ाता है, और वह बहुत घमंडी है जिसके पास न कोई प्रतिभा है न कोई लियाकत। वह इस प्रोजेक्ट का निरीक्षण करता है। मुझे वह बाकी सभी इंजीनियरों और आर्किटेक्टों को उसका हर आदेश मानना पड़ता है। उसके मुंह से निकली बात फराहो का आदेश होती है और इसीलिए कानून मानी जाती है। मैं उससे डरता हूँ, वह सब बिगाड़ सकता है। वह कहता है कि मेरी दुश्चिंताएं सही साबित हुई। वह हर चीज़ में दखल अंदाजी करता, खासकर मुझसे, तो जैसे उसे किसी जन्म का कोई बैर हो। मुझे लगता कि वह अपने प्रति मेरी बेरुखी को भांप गया है, हालांकि मैं भरसक प्रयास करता हूँ मेरे हाव भावों से ऐसा जाहिर न हो। हर दिन, हर समय, हर हाल में वह मेरे सर पर सवार रहता है, बचकाने से सुझाव देता है और मुझे उस पर गुस्सा आता है। आखिरकार वही हुआ जिससे मैं डरता था। उसने कहा कि मेरा गुस्सा बस फूट पड़ा और मैंने उसके मुंह पर कह दिया कि मूर्ख मैं नहीं, वह है। वह न सिर्फ नामाकूल है बल्कि वैसा दिखता भी है, और यह भी कि उसकी बुद्धि इतनी जड़ है जितने कि उसके आसपास बिखरे पत्थर। फराहो के उस चचेरे भाई ने मेरे इस विस्फोट पर निहायत ही घटिया अंदाज में प्रतिक्रिया दी, और उसने एक दूसरे इंजीनियर की मदद से मेरी वाइन में जहर मिला दिया। और जब मैं बीमार पड़ गया तो उसने मेरे पेट में तलवार घोंप दी और मैं तुरंत मर गया। वह कहता है कि मेरे देखे गए अंतिम दृश्य में फराहो का वह भाई बस मुझे देखकर हंस रहा था। वह कहता है कि वह जगह जहाँ की मुझे तलवार घोंपी गई थी, यह ठीक वही जगह है जहाँ की अभी मुझे घाव का निशान है, जहाँ से बायोप्सी की गई, जहाँ समय समय पर बिना किसी रीज़न के खून आता है। और वह रहस्योद्घाटन के हर्षोन्माद में था कि वह निरीक्षण करता कोई और नहीं, उसकी इस जन्म का सगा भाई है। गुस्सा, जैसा कि उसने स्वीकार किया था, इस जन्म में उसका एक नकारात्मक पहलू था, और यह उस समय और भी अधिक घातक हो जाता था जबकि उसका अपने भाई बेन से आमना सामना होता था, जिससे कि ब्रूस को अपनी पहचान भूल जाने तथा कहीं गायब हो जाने को कहने का दुस्साहस किया था। उसके द्वारा किसी अन्य पूर्व जन्म को देखे जाने के लिए डॉक्टर भी उतने ही बेचैन थे जितने कि खुद ब्रूस। एक बार फिर उसने अपने आप को प्राचीन मिस्र में पाया, किंतु किसी और समय में। उसने कहा कि मैं एक पादरी हूँ, एक हीलर हूँ, और उन थोड़े से लोगों में से जो कि अमीर और शक्तिशाली लोगों के साथ अनुबंधित किए जाते हैं। औषधि के तौर पर हम आर्केन का प्रयोग करते हैं, न कि आम जड़ी बूटियों लेपों का। चिकित्सा के मेरे तरीके में एक विशेष प्रकार की छड़ों का प्रयोग किया जाता है, और हम हीलिंग साउंड्स और प्रकाश तरंगे उनका उपयोग कर लोगों का इलाज करते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी ये सारी पद्धति हीलिंग टेम्पल्स के अंदर होती है और ये चमत्कारिक है। हमने कई सारी बीमारियां ठीक की हैं। हम युद्ध में क्षतिग्रस्त हुए बाहरी और भीतरी अंगों को दोबारा उगाने और बनाने में समर्थ हैं। ये ऊर्जा छड़ें कमाल की हैं। इसी तरह डॉक्टर ने ब्रूस से कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपने मस्तिष्क में अपनी भूमिका बदल लो। अब तुम बजाय एक चिकित्सक होने के एक इजिप्शियन मरीज हो और प्रकाश व ध्वनि द्वारा उपचारित किए जा रहे हो। मैं चाहता हूँ कि तुम उस उपचारक ऊर्जा को वहाँ से अपने वर्तमान तन और मन में स्थानांतरित करो। यह गैर पारंपरिक तथा मनमाना तरीका था, माना, लेकिन मैंने उसे अपनाया क्योंकि
वो HIV पॉजिटिव था और बायोप्सी वाली जगह पर दर्द से परेशान था। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा चिकित्सक किसको बनना चाहिए? उसने तुरंत कहा, फ्रैंक। हमारे बीच मतभेद हैं, लेकिन वह अब भी मुझे चाहता है। डॉक्टर ने कहा, ठीक है, फ्रैंक उस मिस्र वाले जीवन में तुम्हारे साथ है। मैंने कहा, वह एक चिकित्सक पादरी है और वह आर्किन का विज्ञान जानता है, और अब वह ज्ञान वह तुम्हारे ऊपर प्रयोग करेगा। ब्रूस ने जैसे ही अपनी आंखें बंद की, वह पीछे आराम से बैठ गया। डॉक्टर ने उसे रिलैक्स किया और उन्होंने कहा कि यह काम कर रहा है, मैं पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूँ। बहुत अच्छा, तुम्हारे चिकित्सक उन छड़ों को उपयोग करने की कला जानता है। उसे उन ध्वनि कंपनों और प्रकाश तरंगों की सही व्यवस्था और सही क्रम पता है। यह चिकित्सा का सर्वोच्च स्तर है। तुम्हें उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। ब्रूस ने कहा, बिल्कुल, मैं हूँ। जब सत्र खत्म हुआ तो ब्रूस बहुत मौन था और उसने कहा कि ये जो चिकित्सक पादरी मेरा इलाज कर रहा था, वह फ्रैंक नहीं, वह बैन था। मेरा भाई मेरे दोनों पूर्व जन्मों में मेरे साथ था। पहले जन्म में वह निरीक्षण करता था, लेकिन दूसरे जन्म में वह मेरा साथी चिकित्सक पादरी था। मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि यही सही है। अब इन दोनों पूर्व जन्मों में जाकर अपने आप को बैन की जगह पर रखो, खुद को उसके शरीर और उसके दिमाग में लेकर जाओ, ऐसा डॉक्टर ने ब्रूस से कहा। और जब उसने ऐसा किया तो वह मुस्कुराया और वो कहता है कि मेरा भाई मुझसे ईर्ष्या करता है। उस पूर्व जन्म में भी करता था और इस वर्तमान जन्म में भी करता है। भले ही वह मुझसे कहीं अधिक शक्तिशाली है, प्रशासन में है, राजनीतिज्ञ है, किंतु फिर भी वह मुझसे जलता है। यह उसकी अपनी पीड़ा है जो कि उसे इतना क्रूर बनने के लिए विवश कर देती है। ब्रूस ने बताया कि हालांकि उसका भाई मिस्र की राजशाही का सदस्य और प्रशासन में दखल करने वाला व्यक्ति था, किंतु फिर भी वह ब्रूस की उस प्रतिभा और हुनर से जलता था, और इसीलिए वह जहर, ब्रूस ने कहा कि तलवार का वह वार अतिरिक्त था। उसका वह कर्म क्रोध, ईर्ष्या और शर्म से प्रेरित था। निस्संदेह इस समय ब्रूस एक गहरे समानुभूति के अनुभव से गुजर रहा था। शायद ही कभी किसी मरीज को इतना आंदोलित देखा हो। और इस जन्म के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अब तुम्हारा भाई तुमसे किस बात के लिए ईर्ष्या करता है? डॉक्टर ने पूछा। ब्रूस ने कहा कि मेरे माता पिता की प्रेम की वजह से वो मुझे ज़्यादा प्यार करते हैं मेरे भाई से। और अब मैंने मनोचिकित्सक द्वारा पूछा जाने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा, इस रहस्योद्घाटन से तुम कैसा महसूस कर रहे हो? ब्रूस ने कहा, क्षमाशील, प्रेम से भरा हुआ। वह कोई अपार शक्तिशाली या कहीं और से आया हुआ प्राणी नहीं है। वह भी मेरी तरह एक आम इंसान है, ताकतों और कमजोरियों का मिला जुला रूप। ये कितनी शानदार बात है। डॉक्टर ने कहा, तुम्हें लगता है कि वह भी कभी इस तरह सोच सकेगा? ब्रूस कहता है, बिल्कुल, यदि मैं कर सकता हूँ तो वो क्यों नहीं, क्योंकि हम दोनों एक ही जैसे हैं। मिस्र में हुए मेरे जन्म दूसरे जन्म में मुझे यह सिखाया है। क्या तुम यह उसे सिखाओगे? ब्रूस कहता है, मैं कोशिश कर सकता हूँ। डॉक्टर ने कहा कि जब मैं ये बुक लिख रहा हूँ तो ब्रूस की स्थिति में काफ़ी सुधार आ चुका। उसके पेट का जख्म ठीक हो गया था और वह न तो अब लाल होता था और न उससे खून रिसता था। उसका अल्सर भी इसी प्रकार ठीक हो चुका था। उसने और फ्रैंक ने अपने संबंधों को सुलझा लिया था और सार्वजनिक लड़ाइयाँ बंद हो गई थी। हालांकि छोटी मोटी दरार हर रिश्ते में होती है। पिछले जन्मों की स्मृतियों और उसके चलते मिलने वाले आध्यात्मिक अनुभवों के कारण उनके मन से मृत्यु का भय भी चला गया। अब वह अपने भाई को एक ताकतवर विरोधी की तरह नहीं देखता और उसे इस बात का एहसास भी है कि यह भावना कुछ हद तक बेन के प्रति उसके पूर्वाग्रह का परिणाम थी। उसके मुताबिक अपने रिग्रेशनों के माध्यम से सीखे गए तमाम सबकों में से सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली सबक यह था कि रिश्तों का अभिप्राय अपने गूढ़तम अर्थ में दो लोगों के बीच समानता का व्यवहार है, समान होने का एहसास है। और इसीलिए यदि वह दूसरे की शक्तियों की प्रशंसा और कमज़ोरियों को क्षमा कर सकता है, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें हम में भी हैं, तो अपने आप उनमें रिश्ते में प्रेम की सरिता बहने लगेगी।
अब वह उसका भाई अक्सर मिलते हैं तथा उनके बीच हर दिन बातचीत होती है। उसके मेरे समलैंगिक होने की बात को अपने राजनीतिक लाभ की बात बना लिया है, ब्रूस ने हंसते हुए कहा। हमारे अंतिम के कुछ चरणों में डॉक्टर ने कहा कि उसने मुझे बताया कि जब वह मिस्र में एक चिकित्सक पादरी था तब कभी कभी हीलिंग में शामिल विद्यार्थियों को ऊर्जा छड़ों का प्रयोग सिखाता था और इन महोत्सवों में वह उपचारक ऊर्जाओं और प्रकाश और ध्वनि कंपनों को उस समय की इजिप्शियन मान्यताओं के अनुसार विभिन्न दैवीय शक्तियों से संबद्ध करता था, जिससे कि उसके उपचार की क्षमता पैदा होती थी। आज हालांकि वह जानता है कि दैवीय शक्तियों के सभी रूप एक ही परमात्मा की अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं। ब्रूस जानता है कि वह अमर है तथा सदा से था, और यह भी कि सच्चे अर्थों में हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं और हमारा अस्तित्व प्रेम से बना है और हमेशा रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।